हेलो स्टूडेंट, ये ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड कर चुके स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो कि सरकार ने टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां भरने के लिए जो है विज्ञप्ति दी है। अगर इस पे आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं हमारे बताए अनुसार, तो अवश्य ही आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी है क्या। टीजीटी एंड पीजीटी, टीजीटी का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इस टीजीटी में हमें डिग्री प्लस बीएड चाहिए क्वालिफिकेशन के रूप में, और पीजीटी में सिर्फ हमें पीजी डिग्री चाहिए। अब ये ग्रेजुएशन हमारा किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, वो कला वर्ग भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, या साइंस भी हो सकता है, प्लस बीएड इस पे कंपलसरी होता है। बिना बीएड किए आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पीजी टी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास है तो आप उस सब्जेक्ट के लिए पीजीटी का फॉर्म अप्लाई जो है कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एज जो है 21 साल से लेकर के 60 साल तक की है। कभी भी आप 21 साल के ऊपर अगर हो चुके हैं तो आप दोनों ही फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसका टीजीटी का अलग अलग है, जैसे बायो वाले या मैथ वाले या कॉमर्स या जो कला के विद्यार्थी हैं उनका अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर कॉम्बिनेशन होता है। इस पे सिर्फ रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट अब अगर आप क्वालिफाइड कर लेंगे तो इस पे इंटरव्यू नहीं होता है। बिना इंटरव्यू के ही आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है। पीजीटी में रिटन भी है और इंटरव्यू है। पेपर का जो मोड है ऑफलाइन। क्वेश्चन की जो संख्या है वो 125 क्वेश्चन इस पे भी आने और 125 क्वेश्चन पीजीटी में भी आने हैं। इस पे टाइम 2 आवर्स का है और इस पे भी टाइम 2 आवर्स का है, 2 आवर्स। इसका जो पूर्णांक है 500 का है और इसका पूर्णांक 425 का है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं और तो निश्चित ही सिलेबस के आधार पर जो नए पैटर्न का सिलेबस है एनसीईआरटी 9th से लेकर के इंटरमीडिएट तक की, अगर आपकी बहुत अच्छी बेसिक से लेकर के एक हायर स्टैंडर्ड तक की तैयारी अगर अच्छी है तो निश्चित ही आप टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अब इसके सफल होने के लिए जैसे मैथमेटिक्स हो, टीजीटी या पीजीटी में हम मैथमेटिक्स लेते हैं तो पहला वीडियो हम मैथमेटिक्स का डाल रहे हैं टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। मैथमेटिक्स हो,
तो 9th से लेकर के इंटरमीडिएट तक की अगर मैथमेटिक्स आपकी तैयार है अच्छी, तो आप लगभग 80% पेपर को सॉल्व कर लेंगे। 10 से 20% तक की जो मैथमेटिक्स है पीजीटी वालों के लिए, वो ग्रेजुएशन स्तर तक की जो है आ सकती है। तो अब अगर आप 9th से इंटर तक की 80% ही तैयार कर लें तो भी आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो सकता है। प्लस 10 से 20% तक का जो मार्जिन है वो ग्रेजुएशन का है, उसकी भी अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो और अच्छी मेरिट पे जो है ला सकते हैं। तो इस पे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, पहला जैसे चैप्टर है रियल नंबर। आज हम पहला ये लेक्चर दे रहे हैं तुम्हें रियल नंबर पर। तो रियल नंबर या हम इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी क्या हैं? नंबर सिस्टम के बारे में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स हमने जो है देखे थे। तो रियल नंबर्स हमारे क्या हैं? तो देखिए, रियल नंबर मुख्य तौर पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्याएं हमारी प्राप्त होती हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो हैं यानी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का जो एक युग्म बन रहा है, उस युग्म को हम रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो रियल नंबर को वास्तव में अगर हम विभाजित करें तो रियल नंबर दो भागों में हमारा विभाजित होता है। एक तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, दूसरी होती अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। फिर इस परिमेय संख्या को हम विभाजित करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक भी हमारे तीन भागों में विभाजित होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, फिर होता है एक शून्य, फिर एक होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक और इसका विभाजन एक और है भिन्न के रूप में। तो इस प्रकार से ये परिमेय और अपरिमेय को मिला करके जो कुल हमारा होता है वो एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ये कुछ भी हो सकती है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, -5/6 हो सकता है। ये सारा कुछ एक जो समुच्चय है परिमेय और अपरिमेय का मिला करके वो हमारा एक रियल नंबर है, यानी जिसको हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं की जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन हम पहले ही पढ़ते हैं जिनको हम संक्रियाएं कहते हैं, जोड़ना। देखिए, मैथमेटिक्स की हमेशा जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो ऑपरेशन बॉडी का करता है, वैसे ही एक मैथमेटिशियन जो होता है वो अंकों का ऑपरेशन करता है।
इसलिए यहां पर जो अर्थमेटिक है यानी अंकगणित, इस पे 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे। जैसे बॉडी की तो बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जो अंकों के हैं वो हमारे 4 ऑपरेशन हैं, यानी 4 संक्रियाएं हमारी हैं। पहली एक होती है जोड़ की संक्रिया, जोड़। दूसरी होती है घटाना। तीसरी होती है गुणा। चौथी होती है भाग। जोड़ को हम एडिशन भी कह सकते हैं, एडिशन। घटाने को हम सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। गुणा को हम मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, और भाग को हम डिवीजन कह सकते हैं। तो ये 4 जो ऑपरेशंस हैं ये हमारे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन कहलाते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये जो 4 हमारे हैं, बिल्कुल सिंपल सा जो हम करते हैं शुरू से लेकर के, नर्सरी से लेकर के जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो ये 4 संक्रियाएं हमें अवश्य करना पड़ता है। एडिशन है, अगर कोई 2 रियल नंबर हैं, इफ ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर, अगर हमें इनका एडिशन करना है तो हम सीधे सीधे ए प्लस बी ऐड कर देते हैं। जैसे 2 धन 3 हमने ऐड किया तो ये हो गया 5। ए बी हमारी बिलोंगिंग टू आर, अगर हमें घटाना करना होता है तो हम 2 माइनस 3 यानी -1 आ जाता है। अगर हमें गुणा करना होता है तो a इंटू बी यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 आ जाता है। अगर हमें भाग करना होता है यानी a अपान बी तो 2/3 यानी 0.667 आ जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल के, ये ऑपरेशंस हम शुरू से लेकर के यानी क्लास 1 से लेकर के जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम इन प्रोसेसों को जो है अपनाते रहते हैं बार बार। तो ये जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सिंपल सी चीज है। अब ये संक्रियाएं जो है हमारी कुछ नियमों का पालन भी करती हैं। वो नियम हमारे क्या हैं? जैसे पहला नियम होता है समवर्ग का नियम, समवर्ग का नियम। समवर्ग का नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं या क्लोजर लॉ बोलते हैं। तो क्लोजर लॉ है क्या? क्लोजर लॉ यानी समवर्ग नियम वो नियम होता है, जैसे ऑपरेशन हम 2 संख्याओं का कर रहे हैं। सपोज कीजिए a और b 2 हमने रियल नंबर की संख्याएं ली और इनका ऑपरेशन हम कर रहे हैं योग का यानी एडिशन का। तो यदि a और b हमने योग किया और हमें प्राप्त हुआ c और c आल्सो बिलोंगिंग टू r, यानी जो संख्याएं हमने ली हैं, रियल लिया है तो रियल, और अगर हमने कॉम्प्लेक्स लिया है तो कॉम्प्लेक्स, और अगर हमने रेशनल लिया है तो रेशनल, अगर हमने इरेशनल लिया है तो इरेशनल। संक्रिया के बाद भी अगर वो संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन में क्लोजर नियम लागू होता है, यानी समवर्ग नियम लागू होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ इसको बोला जाता है।
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ वो नियम होता है जब हम तीन संख्याएं लेते हैं, मान लो ए बी और सी, हमने तीन संख्याएं ली, अगर हम इसको योग पर लागू करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी लास्ट की दो संख्याओं का योग पहली संख्या के साथ और हम प्रारंभ की दो संख्याओं का योग और लास्ट की तीसरी संख्या का योग अगर ज्ञात करते हैं और ये दोनों ही वैल्यू हमारी, यानी दोनों ही पक्ष हमारे अगर बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं ये एसोसिएटिव लॉ के नियम का पालन करता है। ये तो एडिशन में है। अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। ये एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन, ये एसोसिएटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज आती है। अगर दो लास्ट की दो संख्याओं का गुणनफल करके फिर हम पहली संख्या के साथ गुणा करें, और यहां पर हमने क्या किया कि पहले प्रारंभ की दो संख्याओं का गुणनफल करके लास्ट की संख्या के साथ गुणा हमने किया, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही पक्ष हमारे बराबर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से ये जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इनमें हमारे साहचर्य नियम का पालन होता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, जिसको हम वितरण नियम बोलते हैं। तो वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे दोनों पर लागू हो सकता है, योग पर और मल्टीप्लिकेशन पर। मान लिया कि ए बी सी ये बिलोंगिंग टू आर, कि तीन संख्याएं हमारी ए बी सी जो कि आर से बिलोंग करती हैं, यानी रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं। ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये योग पर वितरण नियम लागू होता है। इसी तरह से ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, इसको हम कहते हैं अंतर पर वितरण नियम लागू होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन एडिशन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से संबरक नियम मीन क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे नियम हमारे जो हैं इन रियल नंबर्स पर लागू होते हैं। कुछ क्रियाओं पर, जैसे भाग की क्रिया है, गुणा की क्रिया है, भाग की और घटाने की, इस पर कुछ नियम हमारे जो है लागू होते हैं। फिर एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, या हम तत्समक जो बोलते हैं, तत्समक योग पर, जैसे a प्लस 0 बराबर हमेशा a ही प्राप्त होता है, b प्लस 0 बराबर b ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो शून्य यहाँ पर तत्समक कहलाता है, इस पे एडिशन पर। इसी तरीके से a इंटू 1 बराबर
ए ही प्राप्त होगा, b इंटू 1 बराबर b ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 1 जो है यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई यानी गुणा अगर 1 के साथ प्राप्त करते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना होना, उसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी तरीके से इसी संख्या के साथ अंशों को ऐड करते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं प्राप्त होता है, उसको कहते हम एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। तो इस प्रकार से 0 और 1 ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये चीज अच्छी तरीके से आप जो है ध्यान रखें। फिर रियल नंबर में एक यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड लेमा कार्य करता है। यूक्लिड लेमा क्या है? यूक्लिडो एल्गोरिथम्स भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम्स, या इसको हम लेमा भी कह सकते हैं। ये एल्गोरिथम क्या है कि a इज इक्वल टू b इंटू n इंटू बी प्लस r, जहां पर r की वैल्यू हमारी इज लेस देन b और ग्रेटर देन 0 के बराबर हो सकती है। तो ये वैल्यू, इसको हम एल्गोरिथम, यूलर्स एल्गोरिथम कहते हैं। यानी हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। कि शेषफल, भाज्य जो संख्या है वो हमारी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के योग के बराबर होती है। इसी थ्योरम यानी इसी लेमा के आधार पर हम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अगर शेषफल उसका r की वैल्यू 0 हो जाए तो वो संख्या, यानी जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाए, वो संख्या उसकी एचसीएफ कहलाएगी। तो अब इस थ्योरम के आधार पर जो रियल नंबर है हमारे, उसका एचसीएफ निकाल करके देखते हैं कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। मान लो संख्याएं हमारी हैं मान लिया कि संख्या हमारी है 130, 280, 130, 280, ये दो संख्याएं हमारी रियल नंबर है। इसका हमें एचसीएफ इस यूक्लिड लेमा से ज्ञात करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 130 इज लेस देन 280, यानी 130 जो है वो 280 से छोटी संख्या है, यानी छोटी रियल नंबर है। तो हम 130 का भाग 280 में देंगे। तो ये भाजक
और ये भाज्य हो गया। भागफल हमारा क्या मिलता है देखते हैं। 230 अगर हम 2 बार करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 0 0, 2 3 6 और 2 ही करना 2, 260 आ गया। घटाते हैं तो 0, 8 में से 6 गया 2, शेष फल हमारा कितना मिला? 20। अब हम फिर यूक्लिड लेमा लगाएंगे। 20 का भाग इस पे देंगे हम 130 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। 0 6 दूनी 12, 0 2 में से गया 1, कितना आया? 10। अब हम पुनः यूक्लिड लेमा लगाएंगे। 20 पे हमने भाग दिया, भाग कितनी बार गया? 2, 20, शेषफल हमारा कितना हो गया? 0। तो इस यूक्लिड लेमा के अनुसार हमने देखा कि 130 और 220 का जब हमने HCF निकाला, यानी 130 का भाग जब हमने 280 में दिया तो पहले 2 बार गया, शेष हमारा 20 बचता है। फिर जब हमने 20 का भाग 130 में दिया, पुनः लेमा को अप्लाई किया तो 6 बार भाग गया, तो शेष हमारा 10 बचता है। फिर यहाँ पर हमने लेमा का उपयोग किया तो इस बार शेष हमारा 0 आ जाता है। तो किस संख्या का भाग देने पर शेष हमारा 0 प्राप्त हुआ? तो शेष हमारा 0 प्राप्त हुआ किस संख्या का भाग देने पर? 10 का भाग देने पर। तो यहां पर जो HCF होगा, HCF बराबर 10। ये यूक्लिड लेमा के अनुसार हम 2 संख्याओं का HCF बड़ी आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो सौ 180 और 252 तथा 324, ये 3 संख्याएं यूक्लिड मेथड का उपयोग करके इस पे हमें जो है देखना है। तो देखिए ये संख्या इससे छोटी है, चलिए इससे हम देखते हैं। तो 180 का हमने भाग दिया 252 में, तो देखिए 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 180 फिर ये आ जाएगा 2, 15 में 8 गए 7, 72 आ गया। पुनः यहाँ पर अगर लेमा का उपयोग करें हम 180, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा इस बार, तो 2 दूना 4, 2 से 14, फिर घटाए हम तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, फिर इस पे हम लेमा का प्रयोग कर रहे हैं 2, 30 बार भाग जाएगा 2 बार, 2 6 12 और 2 3 6 7, तो शेषफल हमारा 0 मिल जाता है। अब जब शेषफल हमारा 0 मिल गया, किस संख्या से भाग देने पर शेष हमारा 0 मिला है? 36। तो ये हमारा यूक्लिड लेमा के अनुसार, यानी ये जो है 72, इस पे अगर हम अप्लाई करें a प्लस a इज इक्वल टू NBR प्लस R, तो ये 72
इज इक्वल टू n हमारा कितना होगा 2 इंटू 36 प्लस 0, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारा लेमा कहता है, यानी यूक्लिड लेमा। तो इसका एचसीएफ जो हुआ वो कितना होगा 36। अब अगर हम ये जो तीसरी संख्या है उस तीसरी संख्या को भी अगर देखते हैं तो तीसरी संख्या अगर हम देखें इसकी, तो तीसरी संख्या 180 भागित हमने किया 324 में, ये भी एक बार जाएगा 180, ये बचा 4, 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गया 1। इसका भाग अगर हम इस पे देखते हैं 180 में, तो एक बार जाता है 144, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3। इसका भाग अगर हम 144 में देते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो 6 चाकू 24, 4 बार लगभग चला जाएगा, 4 छम 24, 4 तय 12, 14, यानी शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाता है। यानी यहां भी अगर लेमा हम उपयोग करते हैं तो 144 इज इक्वल टू 6 इंटू 36 प्लस 0, यानी यहां पर ये जो n है भागफल 2 है, यहां पर n जो है 6 है, तो यहां भी r की वैल्यू हमारी जो 0 आ रही है किस संख्या से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 180, 252 और 324 का HCFO हमारा कितना होगा 36 होगा। किसके आधार पर, यूक्लिड लेमा के आधार पर हम HCF की गणना कर सकते हैं। वैसे HCF की गणना हम गुणनखंड करके, जो अभाज्य गुणनखंड है इनके, प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और इसके बाद जो उभयनिष्ठ हमारे गुणनखंड होते हैं वो जो है कहलाते हैं। जैसे सिंपल सा हम देखें कि 40 और 120, अगर इसको अभाज्य गुणनखंड विधि HCF ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, तो पहले 40 अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 40 में देखिए 2 से कट जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से कटे 1 आ जाएगा। 120 अगर हम घंटे 2 से कटे जाएगा, फिर से कटेगा 3, फिर से कटेगा 5 आ जाएगा, 3 से कटेगा 5 आ जाएगा, 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। अब इस पे देखते हैं कि हमारे कॉमन गुणनखंड क्या है। देखिए 2 2 2 2 2 2, ये 2 गुणे 2 एक ये हमारा मिल रहा है। फिर हम देखें कि 5 12 मिल रहा है, तो 2 दूना 4 8 8 5 40, 40 इसका HCF हमारा आ जाता है। किस तरीके से हम HCF निकाल लेते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणन विधि से हम HCF भी ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम हम कैसे निकाल लें, इस पे हम न्यूनतम पावर देते हैं, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर देते हैं और हम कम नहीं होते अंक को भी लिया है। जैसे एलसीएम देखें, एलसीएम एक गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये न्यूनतम फैक्टर हम लिख सकते हैं कि 1 पावर रूप में। फिर ये है अभाज्य प्रति जो सामान्य है, इसका हम एप्लीकेशन दें तो 4 3 12 यानी 120।
तो इसका एलसीएम हमारा आ जाता है 120। यानी दो संख्याएं 40 और 120 का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो हमारा 120 है, तथा जो महत्तम समापवर्तक है वो हमारा 40 है। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड लेमा के अनुसार एचसीएफ की गणना कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स की एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। अर्थमेटिक थ्योरम क्या है कि किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ा जा सकता है। भाज्य वर अभाज्य की संख्या में तोड़ा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मान लो जैसे 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 35 है, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। 40 है, 40 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 गुणे 8 गुणे 5। तो ये जो हमारे 2 3 5 7 2 5 ये हमारे सभी अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यानी अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो हमारी जो है फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है। जैसे क्वेश्चन है कि 4 की पावर n पर अगर करते हैं तो कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए शून्य समाप्त होता है। कह रहा 4 की पावर n, इस पर अगर हम विचार करें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। तो हम देखते हैं, अगर इसका प्राइम फैक्टर देखिए 4 का किया घर में 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है। अगर यूक्लिड थ्योरम से देखें तो ये n इस पे जो है शून्य पर समाप्त होगा, क्योंकि यूक्लिड थ्योरम में ये कहा गया है कि एचसीएफ जो होता है वो हमारा जब शेषफल उसका शून्य आ जाए तो वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को जो है उत्तर आसानी से जो है दे सकते हैं।